मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई कर्नल अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की इजाजत देगा। जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ इजाजत देगा, इसका मतलब जो हमने ये देखा था कि एक क्रिस्टल लैटिस है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग। तो हर एटम ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए थे उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाने में। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, उनको मिलके एक कंपनी खोलनी है। सपोज पहले सबने अपने लिए सबका एक क्लॉज बना उस एग्रीमेंट को बनाते वक्त कि हर कोई 10-10 लाख कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में। अगर 10-10 लाख कंट्रीब्यूट किया होगा ना तीनों बंदों ने बराबर बराबर, तो डेफिनेटली कंपनी के राइज और फॉल यानी कि प्रॉफिट और मुनाफे में भी जो भी शेयर होगा वो तीनों का बराबर है। मान लो वही उन बंदों ने 50-50 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे एक चीज ये बताओ, जब वो तीनों पार्टनर्स 50 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रादर देन 10 लाख का कंट्रीब्यूशन, आपको ये कहां एहसास होगा कि वो अपने कंपनी को काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंपनी को चलाना चाहते हैं और उनका बॉन्ड अपनी कंपनी के प्रति यानी कि उनकी कार्यनिष्ठा आपको कहां ज्यादा फील होगी, जब वो 10 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे या जब वो 50 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे? 50 लाख। क्यों? 50 लाख का फिगर सुन के ऐसा क्या लगा? एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट लेके बता सकते हो कि 50 लाख कंट्रीब्यूट करने के पीछे उनकी सिंसेरिटी क्यों ज्यादा दिखती है? सर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तैयार है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, कोई और पॉइंट? 50 लाख पे रिस्क ज्यादा है और वो सिंसियरिटी से उसके लिए काम भी कर रहे हैं। बट कैसे कैसे? सब 50 लाख पे अगर कंपनी डूब गई तो रिस्क ज्यादा है ना, पर 10 लाख पे डूब गई तो कम है रिस्क, है ना। 50 लाख में क्या ज्यादा है? रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। ओके, इसलिए 50 लाख डूब ना जाए तो वो बहुत दिल से ज्यादा काम करेंगे। तो अब मैं ये बोलता हूं, मान लो उन 3 में से कभी भी किसी के दिमाग में आ जाए कि मैं डिच करके मैं कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा, पर ये जरूर है जो बंदा कंपनी छोड़ के जाएगा वो अपने 10 लाख या 50 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन को गवा देगा, क्योंकि वो बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी हो चुकी थी, कंपनी की एसेट बन चुकी थी। तो ऐसे केस में 10 लाख वर्सेस 50 लाख के केस में कहां पर कोई ऐसा बंदा उस टीम को तोड़ना चाह सकता है आसानी से? ऑब्वियसली जहां उसने कम इन्वेस्ट की, उसको कोई ग्रोथ अगर 20-30 लाख की मिल रही हो तो वो 10 लाख को नहीं देखेगा, पर अगर वो ऑलरेडी 50 लाख इन्वेस्ट कर चुका है तो वो बड़े एक्सपेक्टेड अमाउंट अगर जब तक नहीं मिलती वो उस कंपनी को छोड़ेगा। यानी कि अगर जब तक उसको कोई 60-70-80 लाख की डील ना मिल जाए वो अपने 50 लाख के गुम होने का या 50 लाख के लॉस का परवाह नहीं करेगा। पर 60-70 लाख वाला नया ऑप्शन मिलना भी तो कितना मुश्किल। इसलिए अगर मैं बोल दूं कि कंपनी एक क्रिस्टल लैटिस है और ये जो 50 लाख के हिस्सेदार जो बंदे थे पार्टनर वो इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द कंपनी विद द मोर स्ट्रेंथ, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की। यानी कि जब कभी किसी मेटल के एटम ने उन तीनों बंदों ने जब ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉन में डाला तो बेसिकली उनपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ चुका है, और ज्यादा हिस्सा ज्यादा पैसे डालने का मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेक पे चढ़ा दिए। पर जब वो अपने इलेक्ट्रॉन स्टेक पे चढ़ा रहे थे 10 से 50 लाख की इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे उस टाइम पे ये पैसे डूब गए तो, पर उन्होंने कहा नहीं ये आज मेरी इन्वेस्टमेंट है। जब तीनों लोग पार्टनर पूल करेंगे तो पूरी कंपनी जो दिखेगी वो 1.5 करोड़ की दिखेगी, 50-50-50। तो जो मेटालिक बॉन्ड है ना वो 1.5 करोड़ का 3 लोगों के साथ है। सो द मोमेंट इज कि व्हेन 3 लोग एक ही टाइप की चीज पूल करते हैं तो उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा दिखती है। और ऐसे केस में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूल करोगे उतना स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड का मतलब
1.5 करोड़ की वैल्यू फॉर दैट कंपनी इज बिग रादर देन 30 लाख की वैल्यू फॉर दैट कंपनी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ वहां ज्यादा है जहां पर एटम यानी कि पर पर्सन पर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। अब मैंने ये कहा था कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में है ही 2 इलेक्ट्रॉन। आई एम टॉकिंग ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दे कंट्रीब्यूट 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पर कर्नल। तो उनके कर्नल पे भी +1 या +2 चार्ज है। तो यहां का मेटालिक बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर देन द मेटालिक बॉन्ड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते, क्योंकि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के केस में जो वैलेंस एस ऑर्बिटल है और पेनल्टीमेट डी सबशेल है, उनकी एनर्जी का डिफरेंस इज वेरी लेस। इसलिए वो अपने वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन को तो बोलेगा बॉन्ड बना, वो उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में डी ब्लॉक का कर्नल अपने डी इलेक्ट्रॉन को भी स्टेक पे चढ़ा देगा। पर डी इलेक्ट्रॉन तभी बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ या ओवरलैप करेंगे जब वो खुद अनपेयर्ड हो। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लुक एट दिस। सपोज मैं कोई बड़ा क्रिस्टल लैटिस नहीं, छोटा सा क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूं। सपोज इनके पास कोई ऑर्बिटल है लाइक एस ऑर्बिटल। अब की बार आप इसे एटम मत समझना, एस ऑर्बिटल समझना। ये हर एक का एस ऑर्बिटल है, और अगर मैं पोटेशियम की एग्जांपल लेके चलाऊं तो ये 4s ऑर्बिटल है। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने ये चीज बोली थी आपको कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन के यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, पूरे लैटिस में घूम सकता है, इसका मतलब है ये सारे ऑर्बिटल बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब 3 पार्टनर हिस्सा डालेंगे तो उनका इंटरेक्शन तो हमेशा होगा ही, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई है। तो इन्होंने जब सबने मिलकर बोला कि हम एक कंपनी खोलते हैं विच इज बेसिकली मेटल का क्रिस्टल बनाना, तो उस मेटल के क्रिस्टल में जान कब आई? जब इनका आपस का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उस अट्रैक्शन का रीजन क्या था? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकेलाइज कर दो। और ये तभी पॉसिबल था अगर इनके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वेव्स इंटरफेयर करते। यानी कि मैं बात लीनियर कॉम्बिनेशन पे ले जा रहा हूं, डीलोकेलाइजेशन पे ले जा रहा हूं। All these orbital can interact with each other. ऐसे समझो लाइक सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए। पर ये तभी पॉसिबल है, मतलब इतनी संख्या में ज्यादा सारे ऑर्बिटल का इंटरेक्शन will bring out more loss in energy, and more loss in energy is basically strong bond. पर अगर इस बॉन्ड में सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए होते तो फिर इन सब पे चार्ज भी बढ़ जाता। उस केस में मैं कहता कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इन्वेस्टमेंट 10 से 20 लाख की होगी सबके लिए। तो अब इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन कर्नल के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, लेट्स से स्कैंडियम की बात, 4s2 3d1, तो उसने परवाह नहीं की कि मेरे वैलेंस एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, उसने डी को भी परमिशन दे दी, तू भी जा। यानी कि स्कैंडियम के केस में कर्नल पे +3 चार्ज आ गया और हर कर्नल ने 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होता जा रहा है। और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतनी उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अट्रैक्शन कर्नल के साथ स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बोलूंगा कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू होगी जैसे जैसे हर कर्नल ने पर एटम ज्यादा से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाने में। तो ये इस आधार पे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मापी जाती है, और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट नियरली 97 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट
लगभग 880 डिग्री। इसका मतलब समझे कि 97 डिग्री पे जब सोडियम मेल्ट हो गया, यानी कि उसका ये क्रिस्टल ऐसे टूट चुका है। अब उनका ये ऑर्डर्ड पैटर्न नहीं है, पर क्या क्रिस्टल एसिड टूटने के बाद भी एटम्स के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो गया ना? क्योंकि अगर वो अट्रैक्शन खत्म हो गया होता तो उससे लिक्विड से वेपराइज होने में इतना हाई टेम्परेचर डिफरेंस ना दिखता, सीधा 97 की चीज 880 पे चलेगी। इसका मतलब लिक्विड एटम्स के बीच में भी वो मेटालिक बॉन्ड अभी शेष बचा है, और वो स्ट्रॉन्ग इतना है कि वो बॉन्ड जब तक ब्रेक करना है उसके लिए इतना टेम्परेचर दो, तब जाके लिक्विड मॉलिक्यूल हटेंगे, तब जाके वो गैस फेज में जाना पसंद करेंगे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट एक्चुअली giving you the idea about the strength of metallic bond. It is boiling point which gives you feel about how strong the metallic bond. गैलियम जो हाथ में पड़े पड़े 25 से 28 डिग्री के बीच में मेल्ट हो जाता है, लेकिन जब उसको बॉयल करना पड़ता है 2400 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये कि ये जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, ये एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बॉइलिंग पॉइंट रिफ्लेक्ट बेटर द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ये दिखाना चाह रहे हैं कोई मेटल लिक्विड में भी आ गई ना फॉर्म में, उसका ये क्रिस्टल ऐसे टूट भी गया, तब भी कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में भी मेटल्स के बीच में है। और जब तक उस अट्रैक्शन को आप ओवरकम नहीं करते या तोड़ते नहीं हो सफिशिएंटली, एटम्स को दूर दूर नहीं करते क्योंकि गैस फेज में जाना है, बट फॉर दैट प्रोसेस यू हैव टू हीट इट अप टू वेरी हाई टेम्परेचर। कहां 25 डिग्री, कहां 2400 डिग्री। तो जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेटली कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन and that electrostatic attraction is between all kernels together with all electrons together, like common asset of the company. तीन पार्टनर उनकी इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट प्यारी होंगी, हर एक को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट प्यारी है, पर उस इन्वेस्टमेंट ने जब कंपनी का कॉमन हिस्सा बन गई उसकी वैल्यू ज्यादा दिखी। अब डी ब्लॉक वाले एस और डी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा ना होने के कारण डी वाले इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिसिपेट होने की परमिशन दे रहे हैं। इसलिए डी ब्लॉक का कर्नल पर यूनिट पर कर्नल मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसलिए एस ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट और डी ब्लॉक वालों के मेल्टिंग पॉइंट में अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट। ये एक पहला पॉइंट कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा या किसका कम होगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा उसका मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो अगर कोई मुझे ये कह दे एस ब्लॉक वर्सेस डी ब्लॉक, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट में ये लोग पीछे, ये लोग आगे। अब अगर कोई मुझे ये कह दे इनका कंपैरिजन करो एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 2 वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बिकॉज देयर कर्नल हैज मोर चार्ज एंड मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कर्नल। अगर डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दो कारणों से। एक कारण तो ये है डाउन द ग्रुप आने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटम्स के बीच का ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा,
उनके बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज जनरली, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं अल्कली मेटल की बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करूं, अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इट फॉलोज दिस ट्रेंड। This is the order of their melting point and this is the order of their boiling point. अगर मैं आपका ध्यान इस ऑर्डर में लेके जाऊं तो आप ये देखते हो कि आप एक्सपेक्ट ये करते डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट शुड डिक्रीज। इस ऑर्डर में मैग्नीशियम एक्सेप्शन, बेरिलियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ये सब सही है, मैग्नीशियम एक्सेप्शन। तो इस चीज ने मुझे ये मैसेज दिया कि डाउन द ग्रुप के ट्रेंड में सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि आपस के डिस्टेंस को देख के डिसाइड करना कैन नॉट बी द एवरी टाइम द रीजन। क्योंकि कुछ केसेस में डाउन द ग्रुप देयर इज वेरी इरेगुलरिटी। आप अगले ऑर्डर में देखो, बेरिलियम के बाद सीधा बेरियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहां पे ऑर्डर फॉलो हुआ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज वन, मैग्नीशियम फिर एक्सेप्शनल। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। और जो एक फैक्टर मैंने कल लिखा था कि मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे भी डिपेंड करती है। जो आप सॉलिड स्टेट में क्लास 12 में पढ़ोगे तब आपको ये रीजन भी पता लग जाएंगे जो अभी नहीं पता लगता। लेकिन रीजन पता लगने के बाद भी आपको ये ऑर्डर याद ही करने पड़ेगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद करने के लिए मैं आपको राइम दे रहा हूं। और ये ध्यान रखना, ये पार्ट जब एस ब्लॉक चैप्टर में आएगा तब मैंने छुड़वा देना, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो एस ब्लॉक में जब आप अपना चैप्टर आगे बढ़ोगे, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हो, तब आपको याद रहना चाहिए कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। यहां हम क्लियरली समझ पा रहे हैं, यहां कोई इरेगुलरिटी नहीं है। और डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीजिंग, क्योंकि साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इनका अट्रैक्शन वीक होगा। इसलिए हम एक्सपेक्ट यहां पर तो जो कर रहे हैं वैसा मिल रहा है। यहां मुझे ऐसा नहीं मिला क्योंकि मैग्नीशियम ने एक्सेप्शन दिखाया, पर काफी हद तक मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। एक बंदे ने एक्सेप्शन दिखाया, यहां मेरे पास इरेगुलरिटी विदाउट एनी, अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं इसका रीजन ही दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसके लिए राइम दे दूं, वो राइम आप याद कर सकते हो बड़े आसानी से। तो ये राइम मैं अपने पे बना रहा हूं, क्योंकि राइम मैं दे रहा हूं तो मैं अपने से रिलेट करके दे रहा हूं। तो आप ये राइम कैसे याद रखोगे? बे, कार, सर, बाल मांगे। मैं ही हूं जो बाल मांग सकता हूं। बेकार सर, बाल मांगे। इसी तरीके से आप इसकी मेल्टिंग पॉइंट की राइम याद रख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट में बेचारा, बाप, कार, स्कूटर मांगे। This is the order of their boiling point.
इन एस ब्लॉक, पर्टिकुलरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जब क्वेश्चन आता है ना इनऑर्गेनिक में, मैं हमेशा यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ छोड़ के आ जाना। पर कुछ कुछ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपको भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ना नहीं, पर आगे जाके केमिस्ट्री में उसका यूज होगा। तो ये एस ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए। अब मैं डी ब्लॉक वालों के मेल्टिंग पॉइंट पे ले जा रहा हूं। डी ब्लॉक में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेनम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम, निकल, पलाडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट को क्या होना चाहिए? व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज, जैसा यहां दिखा हमें, यानी कि पहले ग्रुप में। और ये चीज हमें लास्ट ग्रुप में भी दिखी, ग्रुप नंबर 10 में भी दिखी, 12 में भी दिखी। So group number 3, group number 12 and alkali metals, they follow the same pattern what we are expecting. This is nothing unexpected, तो ये आपको रिटेन रह जाएगा। Alkali metal plus group number 3 plus group number 12. Down the group, metallic bond, melting point डिक्रीज। डी ब्लॉक में बाकी जितने भी ग्रुप्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 11, सब में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, सब में डाउन द ग्रुप इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। और उसका एक रीजन ये भी समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो यट्रियम के बाद, लैंथेनम के बाद, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो इनके पास एक चीज तो ये कि डी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बढ़ चुका है। मतलब 4s और 3d का एनर्जी डिफरेंस, 5s और 4d का एनर्जी डिफरेंस, 6s और 5d का एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस ऑफ s ऑर्बिटल एंड energy difference of d submission, this difference decreases as the quantum number increases. इसलिए इन नीचे वाले एलिमेंट्स की टेंडेंसी डी इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करने की मच हायर। और क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस काफी क्लोज है, इसीलिए हमें कहां से समझ आया, जब आपने डी ब्लॉक पढ़ा था तो आपने देखा था कि डी ब्लॉक में खूब सारे एलिमेंट्स की कंफिगरेशन एक्सेप्शनल थी। और वो इसलिए थी क्योंकि वो ऑफ बोर रूल एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस से डी में जाता है, एस से डी में जाता है। तो जैसे जैसे ये क्वांटम नंबर बढ़ते हैं तो एस और डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस बहुत क्लोज होता है, बहुत। यहां फिर भी एनर्जी डिफरेंस कुछ होगा, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में तो बहुत कम, पर इन बाकियों के कंपैरिजन में 4d और 5d सीरीज के मेंबर्स में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो एनर्जी डिफरेंस इज इवन डिक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई द टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट द डी इलेक्ट्रॉन फॉर मेटालिक बॉन्ड दिस इंक्रीज। एक कारण तो ये। दूसरा, ये जो 5d सीरीज वाले इनके पास फिर वही एफ की फिलिंग हो चुकी है, और एफ की फिलिंग होने से आप जानते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज ऑफ एटम भी घट चुका है। तो कल जब मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बताए थे तो मैंने एक फैक्टर ये भी बोला था कि साइज ऑफ मेटालिक बॉन्ड आल्सो कंट्रीब्यूट इन मेटालिक स्ट्रेंथ, इन प्रेडिक्शन ऑफ मेटालिक स्ट्रेंथ।
माना कि साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, पर ये भी देखो f इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग होगी तो उसके कर्नल के ऊपर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। इसलिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रहे हैं, तो दो कारण है। एक तो एनर्जी डिफरेंस s और d ऑर्बिटल का पहले से कम हो जाएगा, पहले से मतलब यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ कम है, एनर्जी डिफरेंस यहाँ और कम है, इसलिए नीचे आने पर मेटल की टेंडेंसी मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करने की बढ़ जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन जिनके पास कंफिग्रेशन फुली फिल्ड है, D10 D10 D10, वो फुली फिल्ड कंफिग्रेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। तो फुली फिल्ड कंफिग्रेशन जिनकी होगी वो अपने डी इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं देते, इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में सबसे कम। तो जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द अदर्स, कैडमियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द अदर्स, मरकरी तो ऐसा जो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक का ट्रेंड क्या है, और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कभी पूछा नहीं है, पर अगर किसी दिन पूछ लिया गया तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटर छोड़ के आए। और ये आपने अगर इतना ही रिटेन कर लिया कि पहली फैमिली और लास्ट वाली फैमिली में बढ़ता है, बाकी सारी फैमिली में डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, इनमें घटता है कॉपर फैमिली को छोड़ के, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ है। पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए। और दूसरा पॉइंट ये जो कल मैंने लास्ट में जाते जाते पढ़ाया था, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा फिर घटता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। D1 एक अनपेयर, D2 दो अनपेयर, D3 तीन अनपेयर, D5 पांच अनपेयर। पर पहले ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मैंगनीज में ड्रॉप आती है, फिर आयरन में बढ़ता है, फिर कोबाल्ट निकल कॉपर, जैसे यहां पर D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया, D10 10 हो गई। तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पेयरिंग स्टार्ट होती जा रही, पेयरिंग, तो मोर नंबर ऑफ, जैसे पेयरिंग होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी घटेगी। तो पहले ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर एक ड्रॉप आती है, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, यानी कि जनरल ट्रेंड इज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, in D block along the period, first melting point increases from scandium to titanium to vanadium, and then decreases to manganese exceptionally, मैंगनीज से आयरन में बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम iron onwards, in D subshell number of unpaired electrons in D subshell decreases. So strength of metallic bond decreases. सर आपने जो डी ब्लॉक में ग्रुप का ऑर्डर लिखवाया है, मेल्टिंग पॉइंट का है बॉइलिंग पॉइंट का है? ये मेल्टिंग पॉइंट है। मैंने बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी।
पर जितने वाले ये जो आपको ट्रेंड बताए ना कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरीके से ऑर्डर। पीरियड में काफी इरेगुलरिटी, पीरियड में अगर ग्रुप में आ गया तो बड़ा आसानी से आप बता सकते हो कि डाउन द ग्रुप यही ट्रेंड, जो मेल्टिंग पॉइंट है वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन ग्रुप नंबर 4 यानी कि टाइटेनियम फैमिली, तो ग्रुप नंबर 10 डाउन द ग्रुप metallic bond strength increases and hence melting point increase। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मुझे देखना है कि जितना आपने समझा क्या आप उस पे आंसर प्रेडिक्ट कर पाओगे। और ये क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में एपीएसपी सेक्शन का क्वेश्चन है और मेरे को वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। शायद मैं नहीं बताता, पर जैसे मैंने एपीएस में क्वेश्चन देखा तो एकदम लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ेंगे, पक्की बात। यूजुअली मेटेलिक बॉन्ड को ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता ये कहते कि अनइम्पोर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को तो कोई इतना ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता। हर्षित माइक म्यूट कर लो। यस सर। अरे म्यूट करो यार। कौन है ये? ओके, आपके सामने मैंने 8 ऑर्डर लिखे, आपको बताना इस 8 में से कितने ऑर्डर करेक्ट है। हाउ मेनी ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? और ये याद रखना कि कभी बाय चांस मेटालिक बॉन्ड को आपका पढ़ने का मन हुआ तो इस क्वेश्चन को, खासकर इस क्वेश्चन को देखे बिना आप टेस्ट नहीं दो।
क्या लग रहा है? हाउ मेनी? क्या हुआ बच्चों? सर 4 से 5 4 से 5 नहीं, मतलब यहाँ वो 4 यहाँ 5 यहाँ प्रॉफिट। सर 5 सर 4 है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे पता नहीं 4 है। लग रहा है, मुझे 4 अरे लग रहा है। सर, मुझे मान के 4 चलो कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बस वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ के चलो। तो सर फिर एग्जैक्ट 5 है। मतलब इस कंफ्यूजन में रहो, सर ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह ही है। सर 4 लग रहा है। फिफ्थ वाली में कंफ्यूजन। 6 है सर। 4 लग रहा है। 5 सर एग्जैक्ट 5 है। 4 सर 5। ओके, 6 आई एम श्योर। किसी और का आंसर? 4 5 सर के 4 लग अलावा रहा है। 6 7 8? नहीं सर, 4 ही लग रहा है। ओके, 6 लग रहा है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, मेरे को लगा This is 4 correct. देखते कितना है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। कितने बने? 7 सर। कि कौन महिला हंस रही है, अतुल। और जो हंस रही है वो प्लीज अपने पीछे अपना माइक ऑफ करवा दो। अगर किसी की मम्मी आंटी की आवाज आ रही है तो प्लीज कंट्रोल। सर लड़की है। अच्छा, डुअल करेक्टर इंड्यूस होगा डाइकोटोमी। चलो ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड में डाउट, थर्ड में डाउट, थर्ड में डाउट, फोर्थ में डाउट, फिफ्थ में डाउट। सर मैंगनीज में तो ज्यादा फ्री। फिफ्थ में। फोर्थ में। फोर्थ में सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3, इसके कर्नल पे +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा मेटालिक बॉन्ड में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, +1 charge on its kernel, +2, +3, more the positive charge on kernel, more strong metallic bond. या तो डाउट ही नहीं आना चाहिए, बड़ा आसान। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आप यहां से सिर्फ इतना देखोगे कि 4s2 3d1 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। अगर मैं मैंगनीज से आयरन में चलूं, मैंगनीज से जिंक में चलूं, मैंगनीज एक्सेप्शनली ड्रॉप दिखाता, ये अपने डी इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं करवाता, तो इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 4s2 3d10, मैंने अभी बोल ही दिया था, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा डी इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना। यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं, कौन ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा मेटालिक बॉन्ड बनाने। तो अब स्कैंडियम की में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दिखा है, तो उसके लिए तो आ गया फिक्स +3 का चार्ज उसके कर्नल पे, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इनके लिए आ गया +2 अब अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। तो उस हिसाब से तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। बट आई हैव टोल्ड यू, जिनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुली फिल्ड, यहाँ पर कम से कम इसके पास अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास तो है ही नहीं कुछ। और जिसके पास अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उससे एक्सपेक्टेड है कि वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, इट हैज मोर अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके कंपैरिजन में तो ये चीज बेटर मेटालिक बॉन्ड बनाता है। इसीलिए मैंने बोला कि जिंक इज एट द लोएस्ट इन इट्स फैमिली, इन इट्स पीरियड, कैडमियम मर्करी आर लोएस्ट इन देयर पीरियड। तो यहाँ पे भी डाउट नहीं आना चाहिए था, सीधा देख लेते, मोर अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, लेस अनफिल्ड। 6th में डाउट। सर आयरन में जैसे 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो 8 सारा को तो क्यों नहीं दे देता? वो सारे 8 नहीं करता, वो इसलिए हो रहा है, मैंगनीज 4s2 3d5 है, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करवाता मेटालिक बॉन्ड में। लेकिन आयरन में 4s2 3d6 है, और d6 जब होगा इट हैज 4 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन मोर विच इट कंट्रीब्यूट अदर देन 2। इसलिए आयरन के पास अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन भले ही कम है मैंगनीज से, पर मैंगनीज अपने 5 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, d5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करवा रहा है, जो कि आयरन कम से कम 4 को तो करवा रहा है। इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से ज्यादा था। सर तो मैग्नीशियम भी फुली फील्ड है, तो उसमें क्यों देता है? तो एस ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एनर्जी भी तो लो है। एस ब्लॉक वाले तो मोर मेटालिक है ना, वैसे ही नाम से सुनो, अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो वो तो है ही अल्टीमेटली एस ब्लॉक वालों की, तो वो तो है ही मेटालिक। उनके पास तो पहली बात तो मैग्नीशियम के पास भले ही 2 इलेक्ट्रॉन हो, पर हमें ये पता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उसके कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली ज्यादा है, और जिसके कर्नल पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बिकॉज दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट इन प्रियोरिटी, तो उसके द्वारा बनाएगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई आप अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में किसी डी ब्लॉक को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डी ब्लॉक वालों में डी इलेक्ट्रॉन है, तो डी इलेक्ट्रॉन के आने से मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि डी ब्लॉक वाले अपने डी इलेक्ट्रॉन को भी मेटालिक बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज करेंगे। अल्काइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल को तो बिल्कुल पहले ही बोल दिया, डी ब्लॉक के सामने एस ब्लॉक आ गया तो एस ब्लॉक पीछे। अब एस ब्लॉक में अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन हो तो कर्नल का पॉजिटिव चार्ज देखिए, कौन ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अल्कली मेटल के कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उनके कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। पर जब मैं एस ब्लॉक वर्सेस डी ब्लॉक में जाऊंगा तो मैं ये कह दूंगा कि डी ब्लॉक में मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ए कर्नल विल कंट्रीब्यूट इन डी लोकलाइजेशन इज मोर, सो डी ब्लॉक वालों का मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस ऑर्डर में डाउट? सर 7th वाले में। 7th वाले में क्या डाउट है? सर क्रोमियम से मैंगनीज में घटना था सर, मैंगनीज ने बोला एक्सेप्शनली ड्रॉप। सर पर क्रोमियम भी तो 3d5 है, तो उसका सिर्फ 4s1 भी तो है, वो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 6, 4s2 3d5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में 5। सर तो ऐसा क्यों होता है कि मैंगनीज अपना 3d5 नहीं देता है पर क्रोमियम बता देता तो रहा हूँ, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल रीजन है जो बेसिकली सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, जिसके लिए कल पहला पॉइंट लिखा था, पैकिंग एफिशिएंसी इन द सॉलिड क्रिस्टल। ओके, वो उसका अलग रीजन। यहाँ पे डाउट 8th में, इसमें कंपेयर 9th में, यस सर। 9th में है सर। 9th में क्यों आया डाउट? 8 में सर कार्बन मेटालिक बॉन्ड कैसे बनाएगा? कार्बन भले मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा, हाउ कैन यू फॉरगेट डायमंड? एक कार्बन जितने ज्यादा पूरा लैटिस ही बनाता जा रहा है, नेटवर्क सॉलिड बनाता जाता है, एक कार्बन ने नेबरिंग कार्बन एटम 4 को पकड़ा, हर कार्बन आगे 4 को पकड़ा, हर कार्बन आगे 4 को पकड़ा, यानी कि ये अपने वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, ये अपने वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, ये अपने वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, ये अपने वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। तो मतलब नॉर्मली जो सेकेंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो जैसे जैसे आप लिथियम से कार्बन फैमिली की तरफ जाते हो, एटम के पास मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहे हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट? ये डायमंड कैसे सोच नहीं सकते?
कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, हर कार्बन ने, यहां तक कि अगर मैं ग्रेफाइट की भी बात कर लूं, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, बिकॉज कार्बन नॉन मेटल। अरे यार कैसे ऑर्गेनिक भूल गए, कार्बन कितना कैटिनेशन करता, लॉन्ग चेन बनाता है, ऐसे थोड़ा ना उसने बना दी। खैर वो कैटिनेशन तो मैं यहाँ रिलेट नहीं करूंगा, पर मैं कार्बन 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 की खुद की बॉन्डिंग की मैं बात करूं तो कार्बन फॉर्म नेटवर्क में एक स्ट्रक्चर फॉर्म, तो वो ग्रेफाइट में भी थोड़े देख ना सकते हैं। तो ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन्स और एक वो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। होने दो, फ्री इलेक्ट्रॉनिक होता है, मान लिया मैं समझ गया, पर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं मेटालिक बॉन्ड में काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बन अल्टीमेटली एक नॉन मेटल। तो मैंने यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया, हर नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से हमेशा कम नहीं होता, खासकर जब वो नॉन मेटल पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना। इसलिए कार्बन सिलिकॉन यानी कि ग्रुप 14 के मेंबर जो 4-4 बॉन्ड बनाते हैं अपने नेबरिंग एटम के साथ, और बनाते जाते हैं लाइक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बनाए, हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड। अगर यही कार्बन का बॉन्ड होता, ये चलता जा रहा है, सच सॉलिड्स हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर अगर आपको इनमें कंपैरिजन करने को आ गया तो किस बेसिस पे बताओगे, ये बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये बॉन्ड तोड़ना आसान, कौन सा बॉन्ड सिलिकॉन वाला, कौन सा वाला, मतलब कार्बन वाला मुश्किल होगा तोड़ना। हाँ कार्बन वाला मुश्किल है, साइज छोटा होने के कारण, क्योंकि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ आ चुके। सो यहां तक हमने मेटालिक बॉन्ड की चर्चा काफी हद तक कर ली। अब मैं नेक्स्ट थ्योरी पे जा रहा हूँ, हम केमिकल 44 को पूरा खत्म करेंगे। हाँ जी, तो कैसे कंपेयर किए, किसको? 8 अभी हमने एस ब्लॉक वालों में कोई फंडा किया है, अल्कली मेटल वर्सेस अल्कलाइन अर्थ मेटल, कोई डिसाइड किया था? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका ज्यादा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 में डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 12 में डाउन द ग्रुप डिक्रीज। सर हेलो सर, पूछो ना सर 7th नंबर में सर एमएन के बाद एफी सर घटेगा ना सर? एमएन के बाद सर बताया, मैंने क्या बोला कि मैंगनीज अपने ये 5 इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने नहीं देता बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जबकि आयरन में D6 है, उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से ज्यादा है। मैंगनीज हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, एक्सेप्शनली लो का मतलब वेरी लो नहीं, एक्सेप्शनल लो का मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होना चाहिए था, जबकि निकला उसका कम। तो ये चीज बता रहा हूं कि वो एक्सेप्शनली लो है। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6। अगर मैं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन देखूं तो ये 6 है, यहां मेरे पास 5 है, यहां मेरे पास 4 है, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन। मैंगनीज शो एक्सेप्शनल, यानी कि क्रोमियम से मैंगनीज में पहले घटता है, डिक्रीजेस, फिर बढ़ता है। सर यहाँ पर कहीं शील्डिंग इफेक्ट का वो नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट वगैरह से अभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बेसिकली सिंपल इतना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड है ना दोनों, तो ये उसके कारण अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली मेटालिक बॉन्ड में डीलोकलाइज होने नहीं देते, टाइटली पकड़ के रख लेते सर लेकिन हाँ। एफ ब्लॉक में केस लेंगे तो सर वो तो एकदम ऑर्बिटल मतलब फैला फैला सा होता है सर, तो फिर शील्डिंग कवर हो जाएगी ना सर। एफ ऑर्बिटल सर, एफ ब्लॉक की, एफ ब्लॉक एलिमेंट की है, एफ ऑर्बिटल, चलो किसी के लिए उसमें कोई फर्क नहीं है। लैंथेनाइड एक्टेनाइड में एक दूसरा फैक्टर जो काम कर जाता है, जो डी ब्लॉक वालों की तरह है। मैंने आपको क्या बोला था, डी ब्लॉक वालों में एस और डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कम है, जिसके कारण ये डी इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्ड बनाने में। जब आप लैंथेनाइड एक्टेनाइड में चले जाते हो तो इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत क्लोज हो जाता है,
तो F वाले भी और D वाले भी, ये लोग भी मेटालिक बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली लेंथ एंड एक्टिवनेस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा हाई, क्योंकि उसमें एनर्जी डिफरेंस जितना घटता जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन आसानी से एक कर्नल अपने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करवाएगा मेटालिक बॉन्ड बनाने। सर क्रोमियम में तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, तो उसका एक्सेप्शनली हाई होना चाहिए था। एक्सेप्शनली हाई नहीं है, क्योंकि क्रोमियम अल्टीमेटली जिनमें भी D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन है उनके ऑर्डर में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक बार मैं डाटा शेयर करता हूं, पर डाटा याद नहीं रखना। (1539 डिग्री सेल्सियस, 1668 डिग्री सेल्सियस, 1900 डिग्री सेल्सियस, 1875 डिग्री सेल्सियस, 1245 डिग्री, 1536 डिग्री। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है? वेनेडियम से क्रोमियम में घट गया। वेनेडियम से क्रोमियम में घट गया, पर डिक्रीमेंट मात्र 25 डिग्री का आया। वो इतना मैटर खैर नहीं करता, लेकिन फिर भी घटा तो है। वो ये दिखा रहा है जैसे ही किसी की कॉन्फ़िगरेशन में D5 आता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। D5 आया, गड़बड़ हो गई। इसलिए आप बच्चे उसे कैसे ध्यान में रखोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, यहां गड़बड़ हुई, घटा, पर ज्यादा नहीं घटा, यहां तो बहुत घटा। फिर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली जैसे होगी 4:3d6, तो अब फिर से वापस पुरानी स्टोरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, तो यहां फिर बढ़ा। यानी कि मैंगनीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी वो पूरे के सारे इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली मेटालिक बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज नहीं कर रहा। क्रोमियम ने भी रेजिस्टेंस दिखाई है, पर वो रेजिस्टेंस मैंगनीज ने ज्यादा दिखाई, क्योंकि इसका ये हाफ फील्ड था, ये फुली फील्ड था। पर आयरन के केस में तो फिर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है नहीं, तो यहां नॉर्मली फिर से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। और अगेन यहां इसने हमारे जैसे ऑर्डर को फॉलो किया। जैसे आप आयरन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे, क्रोमियम में 6 दिखेंगे, तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमियम का आयरन से ज्यादा क्यों, तो रीजन दोगे कि 6 अनपेड वर्सेस 4 अनपेड। पर अगर आप बोलोगे इनका ज्यादा क्यों, आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन D5 हाफ फील्ड हो गई ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो वो मेटालिक बॉन्ड बनाने में इच्छा नहीं दिखा रहा। इसलिए जैसे D5 दिखता है तो कुछ ना कुछ मेटालिक बॉन्ड के ऑर्डर में, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में इरेगुलरिटी दिखती है। ऐसे टंगस्टन के लिए हो जाएगा। अब मैं सर एक इसके लिए आपने आयरन, टंगस्टन के लिए मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। अरे यार यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डाउन द ग्रुप बता तो दिया बढ़ेगी। ओ सॉरी, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। जैसे इसका सबसे मैक्स होता है ना, सबसे मैक्सिमम होता है ना, बिल्कुल मैक्सिमम होता है। टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शनली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। 3000। सर आपने कल 4 क्राइटेरिया बताए थे, उनमें से एक तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट था, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक साइज ऑफ न्यूट्रल एटम था, और चौथा कौन सा था? क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके सर। ओके, तो अब मैं इस पे विदाउट फर्दर कॉजिंग एनी टाइम स्पेंडिंग नेक्स्ट थ्योरी खत्म करेंगे। और अब ये याद रखना, कल जो हमारी क्लास होगी वो आयनिक बॉन्ड पे होगी, और वो क्लास काफी लंबी चलेगी, अराउंड 2 to 2.5 आवर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आयनिक बॉन्ड मैक्सिमम, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 मैक्सिमम मैं मंडे ट्यूसडे तक फिनिश कर दूं, ताकि मैं वेडनेसडे को, क्योंकि इस वीक में मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इनऑर्गेनिक लूंगा, क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे को केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 खत्म करना चाह रहा हूं, ताकि मैं वेडनेसडे को आपको एस ब्लॉक स्टार्ट करवा सकूं।
और एस ब्लॉक के मैंने कुछ हैंड नोट्स आपको भेजे हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे करना और क्यों भेजे। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, सर ये भी नहीं लिखना है? नहीं लिखना, इसके लिए भी सब नोट्स में शेयर करूंगा। कल मैंने पिक्चर शेयर किए थे, देखे थे क्या ग्रुप में? यस सर। यस सर। मैंने जो मेटालिक बॉन्ड के लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के फॉर्म में स्क्रीनशॉट मतलब कुछ पिक्चर शेयर किए थे और उसमें अंडरलाइन किए थे खुद की, यार ये बहुत पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो पिक्चर जरूर देखना। बेसिकली मैंने उसका आज सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बेसिकली रिपीट किया। आप जो कल पिक्चर देखोगे वो आज वाला लेक्चर ही है। तो बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, हाँ उससे कॉपी में उतार लेंगे ना सर जो आप भेजे थे कल। ऑप्शन है, अगर आपने ये सब सुन लिया ना या समझ लिया, वो आपको वैसे भी शीट में मिलेगा। मुझे जो बेसिकली आपको क्वेश्चन कराना था ना वो इंपॉर्टेंट था सर। वही उतारने थे ना सर जो हैंड रिटन नोट्स भेजे थे आप आपने। चुपचाप बैठ के अपना मुंह बंद कर और मुझे बोलने दे। पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में पूछियो। अराउंड 15-20 मिनट, अब कुछ नहीं पूछना मेरे से। ठीक है सर। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स में देखो क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड? तो अगर सपोज करो दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करने हैं, अब मैं एमओटी में ले जा रहा हूं, दो ऑर्बिटल लीनियर कंबाइन करके, तो हम कहते थे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट से कम और एंटी बॉन्डिंग की पेरेंट से ज्यादा। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर लीनियरली कंबाइन करेंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट से कम, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिट नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट के बराबर, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट से ज्यादा। तो मेटालिक बॉन्ड को बैंड थ्योरी इस तरीके से देखती है कि किसी मेटल के लैटिस में, जो अभी मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कल बनाया था, उसमें जितने सारे एटम्स आप देख रहे हो वो सारे के सारे एटम्स के ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 23 ग्राम सोडियम हो, तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब एटॉमिक नंबर इज 23, तो इट्स number of moles, we have 1 mole. How many number of atoms we have in 1 mole sodium? Avogadro number. तो अपने पास सोडियम के एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं, तो एट द 23 ग्राम की अगर मैंने आपको सोडियम की एक टिक्की दे दी, पीस दे दिया, तो उसके अंदर इतने सारे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। हम तो एमओटी सिर्फ 2 एटॉमिक की बात करते थे ना, डाई एटॉमिक। तो मेटालिक बॉन्ड के टाइम पर आपको जितने मास दे दिया जाए, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हैं, ऑल आर लीनियरली कंबाइनिंग विद ईच अदर। तो अगर कोई आपसे ये कह दे कि अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s1, तो अगर मैं ये कह दूं एक सोडियम के पास वैलेंस शेल में 3s और 3p, वैलेंस शेल में 3s ऑर्बिटल एक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 3p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है जो खाली है। तो अगर एक सोडियम के पास एक 3s ऑर्बिटल है, तो आप बता सकते हो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स के पास कितने 3s ऑर्बिटल्स होंगे। अगर एक सोडियम के पास एक 3s ऑर्बिटल, तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स के पास हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3, you will say Avogadro number. So for Avogadro number of sodium will have Avogadro number of 3s ऑर्बिटल। अगर एक सोडियम एटम के पास 3p के 3 ऑर्बिटल है, 3, तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स के पास कितने 3p ऑर्बिटल्स होंगे? 3 एवोगेड्रो, 3 टाइम्स एवोगेड्रो।
So Avogadro number of sodium will have 3 times Avogadro number of 3p orbitals. इसका मतलब ये थ्योरी ये कह रही है कि जब आपने 1 मोल सोडियम एटम्स दिए तो 1 मोल सोडियम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कंबाइन हुए। पर लीनियर कंबाइन कौन करेगा? जो ऑर्बिटल सेम क्वांटम नंबर वाले हो, लाइक 3s के साथ, 3p के साथ। इसका मतलब 1 मोल सोडियम में एवोगेड्रो नंबर ऑफ जो 3s ऑर्बिटल है, दे आर लीनियरली कंबाइनिंग विद ईच अदर, दे ऑल टुगेदर। तो मुझे एक चीज ये बताओ, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलकर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, तो अगर एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल्स हो सब सोडियम एटम्स के, वो सब लीनियरली कंबाइन करें, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? अगर एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करें 1.5 into Avogadro number. नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ रहा हूं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर एवोगेड्रो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एवोगेड्रो नंबर Na रहेगा, Na/2 नहीं रहने वाला, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे लीनियरली मिक्स होंगे, उतने ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो अगर आपके पास 2 सोडियम एटम होते तो 2 3s ऑर्बिटल होते, 3 सोडियम एटम होते तो 3 3s ऑर्बिटल होते, और जितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो अगर मैंने आपके सामने एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनते? एवोगेड्रो नंबर, यानी कि कुछ ऐसा बनता, मतलब खूब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो जितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने संख्या में आपके पास यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उतनी ही संख्या में यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको क्या ये संख्या क्लियर हुई कि आई सेड कि एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? यस सर। अब जब एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने ना, तो ये समझ लो मैंने एक एनर्जी लेवल बनाया है, एनर्जी लेवल फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लाइक ऐसा, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, दे ऑल आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मैंने जितनी लाइन बनाई ना, लाइन दिस रिप्रेजेंटिंग 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, तो इनके बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इट्स वेरी वेरी लेस। सो दिस large number of collection of molecular orbitals which are very closely spaced in terms of energy, that energy difference is very less. They appear like this complete, we call it as band. मैं बोलूंगा this is 3s band. एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s एटॉमिक ऑर्बिटल की, एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल करते करते दिस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज वी कॉल इट एज बैंड, दिस इज 3s बैंड। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, 3p में एक एटम 3 3p ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एटम, तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स 3 टाइम्स एवोगेड्रो नंबर p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे बताओ 3p के बैंड में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे? 3 टाइम्स एवोगेड्रो नंबर। और ऑब्वियसली अगर ये 3s ऑर्बिटल का एनर्जी है 3p वालों का, तो इससे भी ज्यादा है। थ्री पी वालों का इससे भी ज्यादा है। तो 3p का बैंड
में number of molecular orbitals are even very large, like 3 times Avogadro number of molecular orbitals. So this is 3p band. तो यहां मैं ऐसे दिखा रहा हूं 1 2 3p, यानी कि फर्स्ट एटम का, सेकंड एटम का, थर्ड एटम का, ऐसे करते 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 टोटल मेरे पास 3 टाइम्स एवोगेड्रो नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतनी सारी संख्या में होते हैं, उनका एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, दे आर वेरी क्लोजली फिक्स्ड। दिस इज कॉल्ड 3p बैंड, दिस इज कॉल्ड 3s बैंड। अब अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि इस 3s बैंड में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता, 2, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते और आप इलेक्ट्रॉन भरते 2, ठीक है। अगर यहां सपोज 4 ऑर्बिटल होते, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां इलेक्ट्रॉन भरते वक्त 4 ऐसे भरते। तो मुझे ये बताओ, जब 4 ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो कितने फिल्ड हुए? 2 फिल्ड हुए, बाकी 2 एम्प्टी रह गए। तो मुझे अब सब ये क्वेश्चन पूछना है, अगर टोटल एवोगेड्रो नंबर 3s ऑर्बिटल है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल है, हर 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने? एवोगेड्रो। तो मुझे बताओगे यदि हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, 2, तो कितने ऑर्बिटल यहां भरेंगे? Na/2 वेरी गुड, Na/2। तो मैं इलेक्ट्रॉन जब भरूंगा तो मैं कहूंगा कि आउट ऑफ टोटल एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओनली हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, रिमेनिंग आर एम्प्टी। तो मैं बोलूंगा 3s बैंड इज हाफ फिल्ड, 3s बैंड इज हाफ फिल्ड। अब सोडियम के 3p ऑर्बिटल में खाली थे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो जब इन ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। तो मैं कहूंगा सोडियम का 3p बैंड इज एम्प्टी बैंड। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता, मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसके वैलेंस शेल में आप बताओ, अगर आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम एटम होता, 1 मोल मैग्नीशियम एटम, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होते? 2Na। नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनो वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स, Na नंबर ऑफ एटम्स होते। हर एक एटम के पास एक 3s ऑर्बिटल है, एक 3s ऑर्बिटल। तो एवोगेड्रो एटम्स के पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एवोगेड्रो एटम्स के पास कितने 3s ऑर्बिटल होते? Na नंबर, एवोगेड्रो नंबर ही Na ही होगा सर, एवोगेड्रो नंबर। हर एक एटम के पास एक 3s ऑर्बिटल है, तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स के पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल है। और एवोगेड्रो 3s ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करके जो बैंड बनाते 3s वाला, उसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते? Na। पर हर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, हर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। तो मैग्नीशियम के केस में जो 3s का बैंड बनता, क्या वो फुली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता? फुली फिल्ड होता है। तो मैं कहता हूं मैग्नीशियम का 3s वाला बैंड फुली फिल्ड है, पर उसके बाद 3p वाला बैंड एम्प्टी है। फुली फिल्ड कैसे हुआ? जब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे पास एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आउट ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑर्बिटल में से कितने हैं जो फुली फिल्ड है? सारे। पता चला या नहीं? यस सर। पक्का पता चला, फुली फिल्ड। तो अब अगर मैं ये बोलूं ना कि मैग्नीशियम के केस में
सपोज मैं इसको ड्राइंग ऐसे दिखा रहा हूं, ये 3s का बैंड जो कि फुली फिल्ड है, ये 3p का बैंड है, एम्प्टी बैंड। क्यों मैंने बोला एम्प्टी बैंड? बिकॉज 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो आपको याद है हमने एमओटी में होमो लूमो पढ़े थे, होमो लूमो। यस तो मैं सर अब ये बोलूंगा 1s वाला बैंड भी भरा है, 2s वाला बैंड भी भरा है, 2p वाला बैंड भी भरा है। जो भरे हुए बैंड्स हैं उनमें से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड कौन सा होगा? यस यस मैग्नीशियम के केस में यस हाईएस्ट Yes. ऑक्यूपाइड 3s बैंड। तो इसका नाम रख देते हैं, जो होमो बैंड है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड Absolutely. बैंड, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। यार जल्दी से तो जल्दी खत्म हो गई है ये ना। अपने प्लीज पीछे आवाज कंट्रोल 9:20 करो पे यार। खत्म हो गई। हाँ अब अगर उसके ऊपर वाला जो बैंड होगा ना, लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड बैंड, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड, तो आप कहोगे ऐसा बैंड जो अमंग ऑक्यूपाइड में से हाईएस्ट एनर्जी का था, यानी कि ऐसा बैंड जिसके इमीडिएटली नेक्स्ट बैंड एम्प्टी होगा। तो होमो बैंड के ऊपर लूमो बैंड, अनऑक्यूपाइड बैंड, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और अगर मैं यहां बात करूं, जब आप ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड समझ गए, तो अब बात बहुत आसानी से समझ आएगी। सर एक तो अगर डाउट, मुझे, हाँ पूछो। सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इतने सारे बने हैं तो सबका अलग अलग एनर्जी लेवल क्यों है? बॉन्डिंग का एक होना क्योंकि चाहिए। सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती, सारे एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सेम नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बोला था एमओटी हाइब्रिडाइजेशन से इसी तरह से अलग है। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है तो सबकी एनर्जी बराबर है। लेकिन अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो अगर इन सबकी एनर्जी 5 है ना, तो ये कुछ ऐसी होगी 1 3 5, कितने हो गए? 3 1 4 5 9 11। All molecular orbital do not have the same energy, unlike hybrid orbital. That is how MOT is different from hybridization. पर क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने, गुड। अब मुद्दा ये है, अगर मैं सोडियम के केस में, यानी कि मैं किसी मेटल की बात करूं, मेटल के केस में ये जो बैंड होते हैं वैलेंस बैंड, यानी कि मे बी पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड लाइक सोडियम का बैंड, और इसका जो कंडक्शन बैंड होता है दे ओवरलैप एक्चुअली। मतलब इनका एनर्जी डिफरेंस ऐसे समझ लो, जितना ये बैंड बड़ा होता जा रहा था एनर्जी लेवल मिक्स होते जा रहे थे कुछ। This overlapping of band takes place in case of metal. कई बार, जरूरी नहीं है कि हर बार मिक्सिंग होगी, कई बार कुछ मेटल्स में अगर ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में कई बार ओवरलैपिंग हो भी नहीं पाती। पर ये जो एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड बैंड गैप। बैंड गैप इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। अगर ये बैंड गैप मैं नॉन मेटल्स में देखूं, नॉन मेटल्स में, if this is valence band and if it is conduction band, this energy difference between valence and conduction band is very large. जितना ये बैंड गैप कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए
वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड का मूवमेंट आसान होगा। यानी कि अगर मैं किसी मेटल के पीस पे एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से बैंड थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड हो जाता है। अगर तो इनके बीच का ओवरलैपिंग हुआ पड़ा है तो रूम टेम्परेचर पे आप जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, ये एक्साइटेशन शुरू हो जाती है, ये मूवमेंट शुरू हो जाती है, एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटल। यानी कि व्हाई मेटल्स आर कंडक्टर, बिकॉज दे हैव जीरो बैंड गैप और वेरी लो बैंड गैप। कि पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाया तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग शुरू हो गई। तो मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ये जो बैंड गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, ये या तो जीरो होगा या तो बहुत कम होता है। लेट्स से लाइक अराउंड दिस बैंड गैप इज इवन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन शुरू हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल्स में दिस बैंड गैप इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर आप उसको बैटरी से कनेक्ट भी करते हो तो बैटरी से कनेक्ट करने पर भी इलेक्ट्रॉन का मोशन वैलेंस टू कंडक्शन बैंड नहीं हो पाता, जिसके कारण नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर पर मेटल्स आर कंडक्टर। पर अगर मैं सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करूं तो सिलिकॉन जर्मेनियम में ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस जिसको हम बैंड गैप बोलते हैं, दिस बैंड गैप इज नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, 3 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो ऐसे केस में जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब आप उनको थोड़ा हीट करोगे। हल्का सा इसको अगर हीट कर दोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड होगा। तो बैंड गैप इज नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो और द मीडियम लेवल, देन सच सब्सटेंसेस बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है, तो आपको वन लाइन कंक्लूजन ये पता होना चाहिए, मेटल्स के केस में वैलेंस और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि बैंड गैप जीरो हो जाता है, या फिर वो बैंड गैप बहुत कम होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, बाहर से बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इज पॉसिबल। इसलिए we will say कि metals have very low band gap, so they are good conductor of electricity. Non-metals के केस में this band gap is very high. Even you heat them, this band gap is so large कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स में this band gap is neither very low like metals nor very high like non-metals, is of somewhere in between, moderate range. इसलिए सेमीकंडक्टर को जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। लेकिन मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इन ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस, ये जो ओवरलैपिंग हुई थी, ये जो बैंड गैप था, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। मेटल्स के केस में ये बैंड गैप बढ़ना शुरू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, जिसके कारण मेटेलिक मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घटती है। पर टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस को घटने का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बहुत अच्छा आंसर देता है। पर पहले तो मुझे ये चीज आपको रियलाइज करानी है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बिकॉज दे डोंट हैव एनी बैंड गैप और वेरी लिटिल बैंड गैप, इवन एट रूम टेम्परेचर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जैसे ही आप सर कॉपर और बाकी सारे मेटल्स में क्या फर्क पड़ जाता है कंडक्टिविटी में? बैंड गैप इज डिफरेंट, बैंड गैप इज वेरी वेरी लो फॉर वेरी गुड मेटल्स, कॉपर, सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट बैंड गैप, दैट्स व्हाई डिफरेंट कंडक्टेंस लेवल फॉर डिफरेंट मेटल्स। सर बैंड गैप का वैल्यू होता है सर? हाँ बिल्कुल, बैंड गैप का वैल्यू होता है और ये बैंड गैप एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, और इसके बारे में आप डिटेल में चर्चा तब समझोगे जब आप क्लास 12 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ोगे।
डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट बैंड गैप। यार क्यों नहीं होगा, बैंड गैप सेम कैसे हो सकता है? हर डिफरेंट एटम में ऑर्बिटल की एनर्जी भी तो अलग अलग है। जब ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी अलग अलग है। तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, सो डिफरेंट बैंड गैप विद डिफरेंट मेटल। पर नॉन मेटल्स में वो बैंड गैप इज टू हाई कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड इवन बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इट्स नॉट पॉसिबल। यहां पर आप टेम्परेचर को भी बढ़ा के इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे और नॉन मेटल भी कंडक्टर बन जाए। नो, सेमीकंडक्टर में क्योंकि ये बैंड गैप इज वेरी लेस, और वहां जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो बैंड गैप है सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से यह कम होता है, और बैंड गैप अगर घटेगा इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पॉसिबल है, इसलिए सेमीकंडक्टर बिकम बेटर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। लेकिन मेटल्स के केस में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की कंडक्टेंस घटती है। उसका सबसे अच्छा रीजन इलेक्ट्रॉन फ्री मॉडल देता है। कैसे? वो ये कह रहा है कि आपने जब कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन की बातें की, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब मुझे एक बात बताना, मान लो मैंने इसे बैटरी से लगा दिया रूम टेम्परेचर पे, एक मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, जैसे कल बताया था सर्किट कंप्लीट हो। अब मैं इसे हीट कर रहा हूं, हीट करने से इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट। इलेक्ट्रॉन जब आप हीट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ फास्ट। पर ये जो कर्नल थे ना, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है और वाइब्रेटिंग कर्नल से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रेजिस्टेंस आएगी, एंड यू नो कि रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज। तो मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस क्यों घटती है? क्योंकि कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फ्रॉम एट देयर पोजीशन एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट्स कर्नल। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के स्मूथ फ्लो में कर्नल की मूवमेंट से हिंड्रेंस ऑफर होती है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द मेटल। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की कंडक्टेंस घटती है, पर सेमीकंडक्टर में उल्टा है, वहां बैंड गैप घट जाता है, और बैंड गैप घटेगा तो कंडक्टेंस इंप्रूव होती है। तो इस बैंड थ्योरी के आधार पे मुझे आपको इस फैक्ट से अवगत कराना था, व्हाई मेटल्स आर कंडक्टर, व्हाई नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, व्हाई व्हाट हैपेंस इन सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स में कंडक्टेंस क्यों घटती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्यों इंप्रूव होती है कंडक्टेंस। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास। थैंक यू बैंड सो मिक्स मच। होते हैं तो बैंड में तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो वो मिक्स होते सर हैं एक बार फिर molecular से बता orbital। दीजिए सॉलिड में ऐसा क्यों होता है? क्या वो क्या मतलब क्यों होता मेटल्स है? में ऐसा क्यों होता है? मेटल्स को अगर ठंडा करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर क्यों बन जाता है? वो इसलिए पास आ क्योंकि जाते हैं। जब आप कर्नल को रेस्ट पोजीशन पर रख दोगे किसी तरीके से, एक्चुअली सुपर कंडक्टर की जो थ्योरी है ना, वो फिजिक्स एक्सप्लेन करती है एक नए मॉडल से, वो उसको आप यहां से नहीं देख सकते। पर आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रेजिस्टेंस क्यों ऐड हो रही है। इससे मैं ये तो समझा सकता हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ी तो टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटी। पर कोई ये भी कह सकता है कि भाई इतना ठंडा कर दें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक जाना चाहिए। तो बेसिकली मैं कहूंगा उसका आंसर आप फिजिक्स में वेट करो, क्योंकि वहां पर नए मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि ये जो कंडक्टेंस प्रॉपर्टी, ये बैंड थ्योरी भी है, दिस इज ऑल फिजिक्स। इसका जस्ट एक छोटा नाम सा क्या है अंश सर? मात्र इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, कि सर, आपको बैंड पता हो कि मिक्स वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। तो आई विल बैंड से मिक्स कि हो रहे आई हैं, विल, हाँ सर बैंड मिक्स हो रहे हैं तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? किसमें? इसमें बैंड मिक्स हो रहे हैं, आप बोलते हो ना बैंड मिक्स हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअली क्या हो रहा है, मान लो किसी बैंड में लोएस्ट एनर्जी वैल्यू x है और ये हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू y है, लेकिन लोअर बैंड का हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू इस x से ज्यादा हो गया, लोएस्ट एनर्जी चलो कम है। ऐसे केस में बैंड की ओवरलैपिंग होती है कि जब किसी लोअर बैंड के ऑर्बिटल की एनर्जी किसी अपर बैंड के लोअर ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, वहां मिक्सिंग ऑफ द बैंड होती है, ओवरलैपिंग ऑफ द बैंड।
और ये मेटल टू मेटल या फिर सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। नॉन मेटल्स में ऐसी ओवरलैपिंग कहीं नहीं देखी गई, सेमीकंडक्टर में नहीं देखी गई, मेटल्स में देखी गई। दैट इज ऑल बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल, और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी डिफरेंट एनर्जी। सो दैट्स व्हाई वी से कंडक्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो है कैसा, राइट? तो नॉन मेटल में अगर 6 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाना चाहिए। वहां पर तो नॉन मेटल में आप ये पूछना फिजिक्स में सर से कि अगर सर इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दें नॉन मेटल पे तो क्या होगा। ये चीज आप सर से पूछना एक बार फिजिक्स में कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप एक नॉन मेटल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोल्टेज लगा दें। सर ये बैंड थ्योरी सर मेटेलिक बॉन्ड को तो सर एक्सप्लेन किया ही नहीं सर। जैसे ये बैंड थ्योरी का यूज बेसिकली कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना था। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इज यूज्ड टू क्लासिफाई टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन द मेटल। वो इसे अपने अंदाज में एक्सप्लेन करती है। ऐसा नहीं है कि बैंड थ्योरी का सिर्फ एक एप्लीकेशन है। बैंड थ्योरी अपने आप में फिजिक्स की एक नई ब्रांच है जिसपे लाइक कितने साल लग जाते हैं रिसर्च करने में। इट्स वेरी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च जिसका एक इंट्रोडक्टरी बस एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया। इससे रिलेटेड सवाल बहुत कम रेयरली कभी पूछे हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले ना, कार्बन ये विच इज नॉन मेटल, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, और आपसे कोई पूछे इसमें से सबसे कम बैंड गैप किसका होगा, सबसे कम बैंड गैप सॉरी सबसे ज्यादा बैंड गैप किसका होगा, सबसे ज्यादा बैंड गैप कार्बन का। तो रादर देन आप देख रहे हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन शीट में बहुत कम है, क्योंकि ये बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है। इसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल केमिस्ट्री में जस्ट एज ए फॉर्मेलिटीज एक मुझे आपको देना था, क्योंकि हमने आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़ा है इसकी, बट इनकी जो एक्चुअल इन डेप्थ स्टडी है वो शायद आपके कोर्स में होगी भी नहीं लेवल 12। वो आप अपने इंजीनियरिंग में हो सकता है जरूर पढ़ो, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गया तब इसका यूज बहुत बार आप देखोगे वहां। So okay, going to end up the meeting. सर Next इसमें क्लास का टाइम सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम आज आपको मिल जाएगा, शाम तक पता लग जाएगा। बाय सर। ये जो एटॉमिक सर 3 घंटे की कर लीजिए। थैंक यू सर। अरे अनुराग बोल रहा है ना 3 घंटे की, है ना अनुराग? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़े थे वही बैंड है ये। देखो वो वहां पर हमने कहा बैंड पढ़े थे सर, जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन से बैंड हमने वहां पे बैंड तो नहीं पढ़ा था कभी मेटल के लिए हो सकता है सर। ओके क्या बोलो क्या सर नॉन मेटल के लिए बैंड। हाँ वेरी गुड। जो आपने बैंड स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना, ये यस ये वही वाले बैंड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम स्टडी करना हो तब आपको ये थ्योरी हेल्प में आएगी। वेरी गुड, जिसने याद दिलाया। क्या नाम है उसका? शुभम। जिसने भी, हाँ शुभम या लक्ष्य, जिसने भी याद दिलाया वेरी गुड यार, क्योंकि आपको जो बैंड वर्ड वहां सुना था ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये बिल्कुल वही है। अब यहां पर वेलेंस टू कंडक्शन बैंड का अगर एनर्जी डिफरेंस विजिबल रीजन में हो गया तो हम कह देंगे कि यहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज एडवांस लेवल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर आप सही पकड़े हो, वेरी गुड। चलिए, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग बच्चों। बाय।